नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं प्रिया, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी बाय प्रिया में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा मानना है अगर जीवन है तो जीवन के बाद भी एक दुनिया होती है, यानी मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है और इसे वही समझ सकता है जिसने उसे कभी फ़ील किया हो। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास बहुत सी रियल हॉरर स्टोरी आती रहें। और दोस्तों मेरा मकसद सिर्फ यही होता है कि जो लोग इन अदृश्य शक्तियों को नहीं मानते हैं वो नहीं माने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बस मैं इतना चाहती हूँ कि लोग सावधान रहें। अगर उनके आसपास कुछ ऐसा उन्हें फ़ील होता है तो वो शेयर करें, या कोई चीज़ घटना हो कहीं हुई है और आपके घर परिवार में कहीं कोई आपसे कह रहा है कि वो जगह पे मत जाओ, वो हॉन्टेड है, तो प्लीज़ वहाँ कभी मत जाइएगा। मेरी स्टोरियाँ जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोस्टली स्टोरी में ऐसा ही हुआ है कि किसी ने किसी से कहा कि हाँ, वहाँ मत जाना और वो वहाँ गया और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। तो दोस्तों आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, वो बिल्कुल ही अलग कहानी है। अभी तक मैंने वैसी एक भी कहानी आपके साथ नहीं शेयर की। ये बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा अनोखी और डरावनी कहानी है और मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी में क्या-क्या हुआ, तो मेरी स्टोरी को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों आज की कहानी मुझे भेजी है विक्रम जी ने। ये कहानी है 1982 की, आगरा की, और वहाँ पर आगरा में एक जगह पड़ती है सिकंदरा। ठीक है, तो दोस्तों अब शुरू करते हैं। आज की कहानी जो है दोस्तों ये है सर्कस की, और मुझे लगता है कि मोस्टली लोग जानते होंगे कि सर्कस क्या होता है। आजकल के बच्चे नहीं उतना जानते होंगे क्योंकि उन्होंने शायद ही देखा है, मैंने अपने बच्चों को दिखाया है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो जानते ही नहीं कि सर्कस क्या है। और ये आप और मैं भी जानते हैं कि अब आई थिंक सर्कस बिल्कुल मतलब ख़त्म हो चुका है, विलुप्त हो चुका है ही नहीं। जबकि इतना अच्छा एंटरटेनमेंट था सर्कस कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि मतलब कितना मज़ा आता था देखने में। और सर्कस का ये होता है दोस्तों कि वो जिस भी शहर में आता है 2 से 3 महीने वो रहता ही रहता है। तो दोस्तों जो सर्कस वाले जो होते हैं ये लोग क्या करते हैं कि जिस भी शहर में जाते हैं वो वहाँ पर लैंड, किसी का खेत होता है या बाग होता है या गवर्नमेंट की भी कोई ज़मीन होती है, तो ये 2-3 महीने के लिए उसे रेंट पर ले लेते हैं और वो पूरा अपने सर्कस का पूरा समझ लीजिए एक तरह से मोहल्ला ही बसा लेते हैं। उसी में इतने टेंट, पूरे आर्टिस्ट, रहना, खाना बनाना सब कुछ, तो वो पूरा उनको मिल जाता है 2-3 महीने के लिए। तो दोस्तों ऐसे ही आगरा में हुआ। और सर्कस का मैं पूरा नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि अब वो सर्कस बंद हो चुका है, लेकिन क्या फ़ायदा, किसी के साथ कभी कुछ बुरा हुआ और फिर मैं उसका नाम लूँ तो अच्छा नहीं लगेगा अपनी कहानी में। तो दोस्तों सर्कस का एक ही पार्ट का नाम मैं बता रही हूँ। सर्कस का नाम था ग्रैंड सर्कस, और इसमें 2 पात्र ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकती हूँ। अगर आपने मेरा पहले भी चैनल देखा हो तो आपको पता होगा कि जो लोग इस दुनिया में नहीं होते हैं, मेरा नियम है कि मैं कभी भी अपनी स्टोरीज़ में उनका नाम नहीं लेती हूँ। तो इसमें 2 जोकर ऐसे हैं ग्रैंड सर्कस के जो इस दुनिया में नहीं हैं। तो दोस्तों चलिए मैं उनका एक काल्पनिक नाम रख देती हूँ। पहले जोकर का नाम करीम रख देते हैं और दूसरे जोकर का नाम सलीम रख देते हैं, क्योंकि दोनों ही मुस्लिम थे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों ग्रैंड सर्कस की एक सबसे ख़ास बात ये थी कि उसमें एक ऐसा एक्ट होता था जिसका नाम था डेथ ऑन व्हील्स, और उसी को देखने के लिए लोगों की सर्कस में भीड़ लगी रहती थी। वो उनका सबसे टॉप एक्ट था और उसे करीम जी कर रहे थे पिछले 5 सालों से। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि कब किसके साथ कौन-सा हादसा हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है दोस्तों। तो यही हुआ उस दिन, उस भयानक रात, उस खौफनाक रात, या कहेंगे उस मनहूस रात, जो करीम जी के लिए क्या लेकर आई थी।
कोई सोच भी नहीं सकता था। पूरा सर्कस पब्लिक से भरा हुआ था। इतनी तालियां बज रही थी, सीटियां बज रही थी कि लोग मतलब गिन नहीं सकते कि कितने लोग उस दिन सर्कस में थे। और तभी एंट्री होती है करीम जी की। और आपने देखा होगा दोस्तों, जो जोकर होते हैं वो अपनी नाक पे एक गोल गोल सी वो लगाई होती है उन्होंने, नोज़, आर्टिफिशियल नोज़, वो बड़ी क्यूट लगती है। वो जोकर सी लगाते हैं, उन्होंने वो लगाई। और मतलब करीम जी को लोग इतना प्यार करते थे कि स्टेज पर आकर उन्हें माला तक पहना देते थे। और इसी प्यार की वजह से ये था कि करीम जी रोज़ मौत के मुँह से खेलते थे। और दोस्तों इस एक्ट के बारे में बताती हूँ, इसमें होता क्या था। इसमें सर्कस के एक छोर से दूसरे छोर एक पोल से रस्सी बांधी जाती थी और करीम जी उस पर बिना किसी सपोर्ट के और नीचे बिना किसी सेफ्टी के, कोई नेट नहीं लगा होता था, कुछ नहीं, कोई गद्दा नहीं, कुछ नहीं, लगभग 60 फीट की ऊंचाई पर वो स्टंट करते थे। और उस पर एक साइकिल का पहिया होता था जिसपे सिर्फ 2 पैडल होती थी और कुछ नहीं होता था। वो उसको उस रस्सी पे चलाते हुए एक छोर से दूसरे छोर लाते थे। दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि वो कितना खतरनाक होता होगा, लेकिन वो करते थे, उनकी प्रैक्टिस थी। लेकिन दोस्तों उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि आज की रात उनके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों एक्ट शुरू हुआ, पब्लिक की तालियों की आवाज़ से पूरा सर्कस का हॉल बिल्कुल गूंज रहा था। लोग सीटी बजा रहे थे, खुश हो रहे थे। और ये देखकर करीम जी इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे कि उनको अपना एक्ट करने के लिए और पावर मिल जाता था। और उसके बाद में उन्होंने अपना एक्ट शुरू किया। और दोस्तों जैसे ही वो रस्सी पर आधे रास्ते पहुँचे, कभी ऐसा नहीं होता था, लेकिन अचानक से लाइट चली गई। और दोस्तों उसकी वजह से करीम जी डिसबैलेंस हो गए, उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो धड़ाम से 60 फीट की ऊंचाई से नीचे आकर गिर गए फ्लोर पर, सर्कस की स्टेज पर। एक बार और वो जब चलते रहते थे तो वो जोक्स भी बोलते रहते थे। तो लोग एक बार की जब वो नीचे गिरे तो भी लोगों ने ताली बजाई। उन्हें लगा कि शायद ये इनके एक्ट का कोई पार्ट है नया। लेकिन दोस्तों जब लोगों ने स्टेज पर उनके सर से निकलता खून देखा, तब लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये बहुत बड़ा हादसा हो गया है। दोस्तों उस दिन के बाद करीम जी कभी नहीं उठे, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों बस वो अपना हाथ जो है, विक्रम जी बता रहे थे कि वो अपने हाथ से सिर्फ वो अपनी नाक उनकी जो वो गिर गई थी साइड में, उसी की ओर इशारा कर रहे थे और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। दोस्तों उसके बाद पूरा हफ्ते 10 दिन तक सर्कस बंद रहा। सारे लोग बहुत दुखी रहे, क्योंकि करीम जी 5 साल से उस सर्कस में काम करते थे। और आप भी जानते हैं कि ये सब एक परिवार हो जाते हैं, एक फैमिली मेंबर की तरह हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों सबको ये नहीं पता था कि जिन करीम जी के लिए वो लोग इतना शोक मना रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उनका खाने पीने का मन नहीं कर रहा है, उन्हीं करीम जी की वजह से उन सब की जिंदगी डरावनी होने वाली थी और वो सर्कस बंद होने वाला था। तो दोस्तों हुआ क्या कि जब करीम जी की डेथ हो गई और डेथ ऑन व्हील्स एक्ट बंद हो गया सर्कस में, तो लोगों का आना भी बंद हो गया। सर्कस को बहुत नुकसान होने लगा, उनके मालिक बहुत परेशान हो गए। फिर उन्होंने खोज शुरू कर दी कि कोई दूसरा जोकर मिल जाए जो ये चीज़ करता हो। लेकिन दोस्तों वही है कि वो ढूंढ ही रहे थे। तो दूसरे जोकर के मिलने से और करीम जी की डेथ के बीच में जो समय था, मैं दोस्तों उसके बारे में आपको बताती हूँ। दोस्तों लोग, सर्कस के लोग बताते थे कि कई बार ऐसा होता था कि जो लोग बैक स्टेज काम करते हैं, मतलब सर्कस होने के बाद भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको यहाँ से वहाँ रखना, ये वो बहुत से काम होते हैं। तो लोग बताते हैं कि उस समय सर्कस की सारी लाइट बंद कर दी जाती थी, सिर्फ एक आधी लाइट जलती थी। तो जहाँ पर वो उनकी रस्सी बंधी थी जिस पर वो अपना एक्ट करते थे, दोस्तों कई बार लोगों ने बोला कि उन्होंने वहाँ पर करीम जी को उल्टा लटके देखा।
हंसते हुए देखा, उनकी परछाई दिखती है। वो लोग डर की वजह से वहाँ से भाग आते थे। कई लोगों ने कहा कि जो मेकअप रूम होता है, वहाँ पर कोई नहीं जाता, जहाँ पर सिर्फ जोकर का मेकअप होता है, वहाँ पर करीम जी का मेकअप बॉक्स खुला रहता था। सारे सामान इधर-उधर वैसे ही रहते थे, जैसे करीम जी करते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि लोग रात में सो रहे हैं और उन्हें अपने टेंट के बाहर, क्योंकि करीम जी बौने बौने आपको पता है कि जोकर मोस्टली बौने ही होते हैं। कई बार उन लोगों को एक बौने जोकर की परछाई दिखती थी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि उन सर्कस वालों पर क्या बीतती होगी ये सब चीज़ें देखकर। लेकिन यही है कि वो लोग वहाँ से जा भी नहीं सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे। फिर दोस्तों कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि एक नया जोकर मिल गया, जिनका नाम मैंने आपको सलीम जी बताया। उनको डेथ ऑन व्हील्स का उनको आता था, क्योंकि वो पहले किसी और सर्कस में वो चीज़ कर चुके थे। तो फिर उन्होंने आई 1 हफ्ता उन्होंने प्रैक्टिस की और वो उस एक्ट के लिए तैयार हो गए। दोस्तों फिर से सर्कस के पम्पलेट पूरे एरिया में बाँटे गए, क्योंकि दोस्तों पहले ऐसे ही होता था, किसी चीज़ का ऐड करना तो पेपर में मतलब ऐसे पम्पलेट्स ऐसे बाँटे जाते थे। अब तो ये सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो पूरे एरिया में पम्पलेट बाँट दिए गए कि आज से डेथ ऑन व्हील्स फिर से स्टार्ट होगा। दोस्तों उस दिन फिर नो रिकॉर्ड पूरा सर्कस भर गया। सबने सुकून की सांस ली कि चलो अब हमारा सर्कस चलेगा, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों ये अंत नहीं था, यहाँ अभी कुछ और होना था, उससे भी बुरा। और दोस्तों हुआ क्या, जैसे ही सलीम जी ने उस दिन मतलब एंट्री की स्टेज के अंदर, तो जैसे करीम जी का लोग वेलकम करते थे वैसे ही उनका भी किया गया। हो सकता है करीम जी की आत्मा को यही बात पसंद ना आई हो, ये तो कोई नहीं जान सकता। दोस्तों फिर पूरा वैसे ही जैसे सब कुछ होता था, उसके बाद में फिर वो ऊपर सलीम जी गए और उन्होंने अपना एक्ट शुरू किया। दोस्तों 2 दिन 3 दिन अच्छे से एक्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पब्लिक आती रही सर्कस में, ये एक्ट होता रहा। उसके बाद में एक दिन क्या हुआ कि सलीम जी ने बोला कि रात में उनको ऐसा लगा कि कोई उनके टेंट के बाहर खड़ा हुआ है। तो वो जब बाहर गए तो उन्हें कोई नहीं दिखा, और जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने बोला कि उन्होंने अपने कमरे में एक जोकर की परछाई देखी, जिसकी आंखें बहुत डरावनी थी और वो उन्हें घूर रही थी और उनसे ये बोल रही थी कि यहाँ से चला जा, ये मेरी जगह है। इतना ही वो सुन पाए। उसके बाद में उन्होंने बोला कि इतनी तेज़ मेरे कान में सीटी बजी कि मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या था ये। मैं बहुत देर तक मैं गया, मैंने अपना फेस धुला, सब कुछ किया। मतलब सलीम जी की बात मैं बता रही हूँ, जो मतलब विक्रम जी ने बताई है मुझे उनके लफ्ज़ में। तो यही हुआ कि सलीम जी ने पूरा फेस वेस धुला कि हुआ क्या मेरे साथ, मतलब क्या ये सच था कि वहम था। बहुत डर गए वो। फिर दूसरे दिन उन्होंने भगवान का नाम लेकर एक्ट शुरू किया और दोस्तों सेम वैसा ही हुआ। आधे रास्ते पर पहुंचकर लाइट चली गई और करीम जी का बैलेंस भी बिगड़ गया, और वो भी बिल्कुल सलीम जी का बैलेंस बिल्कुल बिगड़ गया और वो बिल्कुल करीम जी की तरह ही उनकी भी मृत्यु हो गई, 60 फीट से नीचे गिरकर। दोस्तों मतलब सोच के ऐसा लगता है कि एक इंसान जिसकी दुर्घटना में मृत्यु हुई, ऐसा क्या उसको बदला लेना था, ऐसा क्या मन में था। मतलब समझना ही मुश्किल है कि मृत्यु के बाद जो जीवन होता है उस पर किसका वश होता है, नहीं पता। कि मतलब किसी सर्कस वाले की गलती नहीं थी। और दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि शायद उस सर्कस का बुरा समय था, और ऐसे ही फिर उसके बाद से कभी उस सर्कस में ऐसा कोई एक्ट नहीं कराया गया।
और दोस्तों कुछ सालों बाद वो सर्कस भी बंद हो गया। लेकिन विक्रम जी कहते हैं कि आज भी वो जिस मैदान में जो वो सर्कस बसा था, वो मैदान आज तक खाली ही पड़ा है। उन्होंने कहा कि कुछ टाइम पहले मैं आगरा गया था, तो मैं वहाँ गया, मुझे लगा कि एक बार देखूं, तो वहाँ पर लोग, आसपास के लोग बताते हैं कि आज भी उस एरिए में एक छोटे से जोकर को रात में दौड़ते हुए देखा जाता है। दोस्तों मतलब ऐसा क्या है, सोच के भी ताज्जुब होता है कि ऐसी ऐसी शक्तियाँ होती हैं। और दोस्तों मैं भी इन चीज़ों को फ़ील कर चुकी हूँ, इसलिए मैं बहुत डरती हूँ और मुझे फ़ील भी होता है, अगर मैं कहीं भी जाती हूँ, मुझे नेगेटिव एनर्जी है तो मुझे फ़ील होती है। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड बहुत डरते हैं मुझे किसी ऐसी जगह ले जाने के लिए, या कोई ऐतिहासिक प्लेस है तो वो लोग डरते हैं, कहते कहीं यहाँ ऐसा ना हो कि किसी कोई नेगेटिव एनर्जी हो और वो मम्मा को फ़ील हो। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको मेरी आज की ये कहानी अच्छी लगी, क्योंकि ये कहानी मुझे स्वयं बहुत अच्छी लगी, मतलब मेरे दिल को छूने वाली थी। बस ये दुःख होता है कि 2 लोगों की ऐसी दुर्घटना में मृत्यु हुई। कोई ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन से बढ़ के कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे एक न्यू रियल हॉरर स्टोरी लेके। थैंक यू सो मच।